चलिए निकाल लीजिए आप लोग। बचा हुआ था 18 तारीख का दो चीज़, 18 जनवरी 2023 का मैथ और हिंदी ना, दोनों पेडागोजी साथ में करेंगे। 15-15 है, 30 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्य के लिए सही नहीं है? नेगेटिव पूछ दिया तो भाई संकीर्ण वाला तो बहुत बेटर होता है, उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं। ये तो भाई संकीर्ण बहुत बेटर होता है। उद्देश्य का आकलन हो सकता है, बात सही है, उद्देश्य आपका क्या है उसका आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य अति विस्तृत और समान होते हैं। देखिए विस्तृत ठीक था और समान दोनों एक साथ था, इसलिए ठीक था, लेकिन वहाँ पे अति कर दिया है। तो कोई भी अति कर देगा तो हद हो जाता है, तो गलत हो गया। गलत पूछ रहा था आपका नेगेटिव प्रश्न, तो नेगेटिव उत्तर। अगला है, फिर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? आप बिना गिने कोई संख्या को सही बता दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? सबटाइजेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सबटाइजेशन। जैसे कि ना होता है माइंड गणित, उसको कहते हैं। तो यह आपका उत्तर होगा, बिना गिने किसी संख्या को बता देना सबटाइजेशन कहलाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सब चीज़ का नोट्स बनाते चलिएगा और मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 17 तारीख का 48 नंबर क्वेश्चन, 18 तारीख का 48 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग चार भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है? परिवर्तन को दर्शाना है, तो परिवर्तन को यदि दर्शाना हो तो उसके लिए सबसे बेटर जाता है ग्राफ पेपर, कि कितना परिवर्तन हुआ है। जियो बोर्ड से भी बता सकते तो सामग्री होता है, बहुत बेटर होता है। और आपका कैलकुलेटर में कभी भी परिवर्तन नहीं बता सकते, गणना होता है उससे। एक कैलकुलेटर हटा लीजिए, आपका क्या होगा, स्केल से नाप करके बता देंगे कि पहले 10 मीटर था अब 12 मीटर हो गया है। ये परिवर्तन जांचने का यही तरीका आपका 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व माने पहले प्रारंभिक बाल अवस्था एवं शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? फर्स्ट में बोला शिक्षार्थियों में परिकलन कौशल का विकास करना। बात सही है गलत है? परिकलन कौशल का विकास करना ही बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि बाल अवस्था अवधान एवं शिक्षा ECC, CCE का होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, लेकिन ECC बोला तो होगा क्या? शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशल का विकास करना ही ECC कहलाता है। और ECC का उद्देश्य है, E माने होता है क्या? देखिए ECC का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से पहले बाल अवस्था या अवधान, उसी को कहते हैं ECC एवं लिखा हुआ है। उद्देश्य उसका होता है क्या? शिक्षार्थियों के मूल गुणन कौशल का विकास करना। माने आपका बच्चा स्कूल जाने के पहले आप अपने बच्चा का गुणन कौशल विकास कर दे रहे हैं तो वही हो जाएगा आपका ECC। हाँ, माता पिता के द्वारा या आपका ये नर्सरी ऐसी चलता है क्या, आंगनबाड़ी चलता है, उससे भी हो सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? गणित में संप्रेषण के लिए सबसे बेटर कौन होगा? ऑप्शन ए बोला
कि जब भी विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक श्याम पट पर सही उत्तर लिखता है। फर्स्ट में गलती क्या किया और सही उत्तर कहला बोलिए क्लास में जो पूछना। चलिए बी बोलता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहना। हाँ भाई, लिखने वाली बात आपका सही नहीं जाता है, इससे बच्चा जो है ना ऊब जाता है, ऐसे भी पढ़ाई लिखाई से दूर भागता है। तो सबसे बेटर कौन होगा? शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सबसे बेटर है कौन जाएगा? सी चला जाएगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी शब्दावलियां गणित में अपरिभाषित है? आ बोले तो न, परिभाषित नहीं है, आज तक उसका परिभाषा नहीं बना। वो कौन सा है? रेखा, बिंदु, प्रकृत संख्याएं और वर्ग के विकर्ण। सही विकल्प का चयन करें। कौन सी शब्दावलियां गणित में अपरिभाषित है? तो ये आपका तीन चीज यहाँ पे रेखा, बिंदु और प्रकृत संख्याएं अपरिभाषित है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका बी। हाँ, अगला प्रश्न है कि एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। पूरा दम ध्यान से समझना है। वह 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 60 ग्राम पालक खरीदता है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को 500 प्लस 100 प्लस 50 में तोड़कर जल्दी से परिकलित कर 40 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 52 रुपये बताता है। मैंने जल्दी से तोड़ करके बता दिया कि 52 रुपया होगा। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से गणितीय अवधारणाओं का उपयोग किया है। मैंने ये जो होता है ना दैनिक जीवन वाला, जो भी लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन मैथ जो होता है ना सब्जी विक्रेता का या कोई दुकानदार का, मैथ इतना फास्ट होता है कि भाई आप सोचते रहिएगा तब तक बता देगा, क्योंकि रोज का वही काम है। तो ये कौन सा भाई गणित का उपयोग करता है? ये लोग की तेज होता है। चलिए, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, जोड़ वाली बात इसमें तो हो नहीं रही, जोड़ तो होगा, जोड़ने वाला बात तो चल रहा था 40 प्लस ना, अनुपात, समानुपात, घटाव वाली बात इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि भाई और भाग भी होता है उसमें। ठीक है, उत्तर बी पर जाएगा। ठीक है, वो सारा चीज कर लेता है अपना ही। दुकानदार घटाव नहीं करेगा, भाग करेगा, अनुपात लगाएगा कि हाँ। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार विद्यार्थी चिंतन की कौन से स्तर पर होगा? बताइए। हमारी बात ध्यान से समझिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ट्रिक क्या है कि कभी भी वैन हीले का प्रश्न पूछे और उसमें दो ज्यामिति नाम आ गया, एक आयत बोल दे एक वर्ग बोल दे, या इसमें क्या क्या बोला है भाई? एक आयत बोला है और एक बोला है समांतर चतुर्भुज। तो कभी भी दो ज्यामितीय आकृति का नाम ले ले तो डिफिनिट रूप से संबंध वाली बात आ जाता है, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच में संबंध बनता है कि नहीं, तो ये संबंध वाली बात आ जाता है और संबंध जाता है चरण 2 में। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे नहीं होगा, बोलिए। दो विश्लेषण करने के लिए स्तर 2 जाएगा। हाँ, ये भी है, विश्लेषण वाली बात करेगा दो आकृतियों के साथ तभी भी जाएगा। वही बात हुआ कि दो आकृति दे दिया तो आपका स्तर 2 में चला गया। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। कौन सा चीज पर केंद्रित होगा? शिक्षा शास्त्र। देखिए,
परिकल्पनात्मक सृजन जांच, देखिए परिकल्पना वाली बात नहीं होगा शिक्षक, उपदेश वाली बात भी आपका सही नहीं है, आगमन वाली बात सबसे बेटर है। ठीक है, कौन सी बात बेटर है? आगमन वाली बात सबसे बेटर है, क्योंकि आगमन विधि ऐसा पढ़ाई है जिसमें बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। ड्रिल अभ्यास आपका नेगेटिव मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जाता है। प्रायिकता तो भाई 10वां में पढ़ना है, तो पासा उछालना आता है कि नहीं प्रायिकता में, पढ़े होइएगा। ताश वाली बात भी आता है, तो उत्तर कौन सा जाएगा? सी और डी। चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। प्रायिकता के बारे में सब कोई को जानी, सब कोई को जानकारी है, क्योंकि 10वां में मिला होगा ताश उछालने वाली बात। हाँ, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो बताइए, ये जो कबाड़ी वाली के बारे में जो चर्चा चलता है या पाठ में रखा गया है, क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि बच्चों के वास्तविक या दैनिक जीवन में गणितीय को जोड़ना ये सबसे बेटर होता है। वरना जो कबाड़ी वाला जो आता नहीं है हमारे गांव देहात में खरीदने, उसको गणित में इसलिए रखा गया है ताकि उसका जो गणित होता है वह काफ़ी फास्ट होता है। दुकानदार का गणित या सेल्समैन जो भी है ना, उसका गणित बहुत तेज होता है, और पढ़ने लिखने वाला आदमी को खूब उल्लू बनाता है। कथी पढ़ल वाला खूब बोलता है। अब अगला समझिए, एकदम ध्यान से समझना, एक एक चीज को पकड़ लेना है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से बंद सिरे वाला प्रश्न है? बंद सिरे वाला मैंने जिसका उत्तर एक हो, फिक्स हो, एक उत्तर वाला। सभी समअभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। तो ये आपका सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि बहुत सारा होता है। नहीं, सभी समअभाज्य, हो समअभाज्य मात्र एक ही है, एक है इस बंद पर सब दो होता है। समअभाज्य संख्या कितना होता है? मात्र 2। तो एक ही हुआ था, फिक्स हो गया कि नहीं? तो बंद उत्तर वाला जिसका एक उत्तर है। आगे बोला क्या कि 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या लिखो। भाई ये भी फिक्स हो गया, फिक्स नहीं होना चाहिए। दो संख्याओं का योगफल 14 है, तो दोनों संख्या कौन सी होगी? भाई कुछ हो सकता है, 7 + 7, 8 + 6, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपका उत्तर ए बी पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है, सुनिएगा, मजेदार है कि गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? आप लोग बताइए। बोध है, ज्ञान है, कौशल है या अनुप्रयोग है? ज्ञान का, ज्ञान पर आधारित है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? तो यह एक ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि बोध मन होता है समझ, ये समझ पर नहीं है, यह ज्ञान पर आधारित है साधारण ब्याज का सूत्र। तो कोई भी सूत्र पूछे आपसे, ये बात याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछता है, वह कौन सा चीज पर आधारित है? फॉर्मूला, तो ज्ञान पर आधारित है। मिला कि नहीं मिला? तो आज पूछा साधारण ब्याज, कल पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ भी पूछ सकता है। अगला बोला कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया है? सतत समग्र मूल्यांकन कब दिया गया? 2010 में। सही है ना? हाँ सही है। तो याद रखिएगा, सतत समग्र मूल्यांकन आपका हो गया 2010। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बोला क्या? पहले देखिए ये गलत किया कि सही किया। ये जो घटाव की बात कर रहा है ना, डेलमा कक्षा 2 का छात्रा है, और घटाव का प्रश्न निम्न प्रकार से हल किया। देख लिए कैसे हल कर रहा है। 7 में से 4 घटा रहा है, नीचे से ऊपर घटा दिया, अब फिर ऊपर से नीचे घटा दिया। तो जब ऊपर नीचे जब घटा रहा है तो समझिए उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? स्थानीय मान कहीं दिया हुआ है क्या? हाँ, तो बस सीधी सीधी बात है, इसमें सीधा सीधा दे दिया एकदम। थोड़ा भी अगर ये नहीं रहता तो स्थानीय मान जाता है। डेल्मा बड़े अंक से छोटे अंक को घटा रही है,
इस सीधा सीधा पता चल जाएगा देख करके। अब आ जाइए डायरेक्ट 106 नंबर पर हिंदी पेडागोजी, 18 जनवरी का ही इसी का हिंदी पेडागोजी, 2 एक साथ और उसके बाद आगे चलेगा क्लास। वाइगोस्की के मत के अनुसार, भाई वाइगोस्की की बात जैसे ही आता है आपके माइंड में 2 चीज दौड़ता है, एक समाज और संस्कृति। कौन मानेंगे? संस्कृति मानेंगे भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आपकी बार पास करके दिखाना है, नहीं तो यहाँ आ करके नाम नहीं सही रखे, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट 19 में 17 लोग पास किए, सबसे बेटर रिजल्ट जाता है। तो आपकी बार आपकी बारी है, नाम हंसाना है कि ऊपर करना है आपके हाथ में, और नंबर अच्छा लाना है भाई, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डैश रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। भाई भाषा को कौन सा रूप में प्रस्तुत करिएगा? विमर्श। देखिए भाषा क्या है? एक विचार विमर्श का क्या है? माध्यम है। तो यहाँ क्या मानेंगे? विमर्श, विचार नहीं दिया है फंसाने के लिए, तो भाषा क्या है? विचार विमर्श का एक साधन होता है, तो विमर्श मानेंगे। बाकी स्कीमा स्कीमा तो आप लोग जानते हैं, ये सब तो है नहीं भाई, याद रखिएगा, काफी मजेदार चीज है। अगला प्रश्न कहता है कि 2.5 वर्ष का एक बालक अपने माता के एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है, सुनिए, और क्या कहता है? वह भी उसी पुस्तक के पृष्ठ को पलटता है ना, माता को देख करके वो भी क्या कर रहा है? उसी पुस्तक को उलट रहा है, पुस्तक को उलटता पलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। मतलब जो भी छपा हुआ है, मुद्रित माने छपा हुआ, उसको पढ़ने का प्रयत्न करता है। और इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रारंभिक कौन सा श्रेणी में आप रखेंगे? हाँ, पाठक बोलेंगे उसको। क्या? पाठक बोलते हैं उसको। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को उलट करके पढ़ने का कोशिश कर रहा है तो उसको हम पाठक कहेंगे, लेखक नहीं कहेंगे, वक्ता नहीं करेंगे। वक्ता बोलते हैं बोलने वाला, लेखक बोलते हैं लिखने वाला, अवलोकन माने देखने वाला। अगर वो बच्चा चित्रों को देखता है तो उत्तर कहाँ जाता? अवलोकन पर जाता है। एक एक चीज आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलता है, पकड़िएगा, मजा आएगा। चलिए, ये स्वनिम वाली बात खूब पूछ रहा है आप लोगों से। स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? स्वनिम एक ऐसा चीज है जिसका सबसे फेवरेट दोस्त है ध्वनि। अब भाई क्यों है? क्योंकि स्वनिम एक ऐसा चीज है जो ध्वनि एवं शब्दों को क्या करता है? संयोजित करता है, एक साथ, दोनों एक साथ आता है। तो स्वनिम की बात कभी भी आएगा, आपका उत्तर कहाँ जाएगा? ध्वनि वाला ऑप्शन कहीं भी रहेगा वो मारना है। एक जगह लिखा है ध्वनात्मक जागरूकता, मिला होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, एक एक चीज को पकड़ना है। देखिए, जब भी आप यहाँ पे क्लास करें तो जो चीज बताया जा रहा है उसको दीर्घ काल तक अपने माइंड में फिट करके रखें। मेरा तो फिट हो जाता है, आप लोग अपना फिट कर लें, क्योंकि हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अभी अभी शुरू किए हैं। तो ऐसा फिट करिए कि भाई गायब ना हो वर्ड। चलिए, एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है। माने एक बालक है, आप ही का भतीजा है, और कोई बुक छपा हुआ है, उसको देख करके बोलता है कि इसका कुछ ना कुछ क्या है? अर्थ है। और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है और उनमें किसका विकास हो चुका है। जब बच्चा समझ जा रहा है कि इसका कुछ ना कुछ क्या है? अर्थ है, तो बच्चा जो है वो मुद्रित लिखित सामग्री का क्या है? जागरूक हो गया है कि हाँ, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, जो छपा हुआ है उसका वो जागरूक हो चुका है। आपका यह पृष्ठों की जागरूकता, बी में क्या गलत बोला? ये पृष्ठ वाली बात गलत है। और सी में अर्थ की जागरूकता ठीक है, लेकिन वहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मुद्रित लिखित सामग्री के बारे में बोला है, इसलिए हम मुद्रित लिखित सामग्री पर जाएंगे। देखिए, क्योंकि वो बच्चा जो है अर्थ जानता नहीं है, लेकिन समझता है कि इसका कुछ अर्थ हो सकता है। अगर वो बता देता अर्थ तो ऑप्शन कौन जाता?
सी पर। अगर वो कोई चीज का अर्थ मीनिंग बता देता तो सी पर चल जाता, लेकिन बताता नहीं है, बोलता है कि हाँ इसका कुछ अर्थ हो सकता है। समझिएगा, मजा आएगा। प्रश्न कहता है कि जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाए तो यह किस प्रकार आधारित होगा? फर्स्ट बोला पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति और समझ। क्या सही है? क्या नहीं है? पुनः प्राप्ति और समझ। मूल्यांकन, प्रतिबिंबन और अपने शब्दों को कहना और सारांशीकरण। सारांशीकरण सही नहीं है। कौन सा जाएगा? नहीं, सबसे बेटर इसमें भी दे रहा है। सुनिएगा क्या कहा है। अब देखिए लिखा है कि जब पाठक से अपेक्षा की जाती है, पाठक माने पढ़ने वाला, उससे अपेक्षा की जाती है कि किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाए, माने जो भी दिया हुआ है उससे तुम आगे बढ़ो। तो यह किस पर आधारित है? यह एक मूल्यांकन पर आधारित है। क्या चीज पर? मूल्यांकन पर आधारित है, गहन चिंतन पर आधारित है। आप कहेंगे सर गहन चिंतन क्यों हुआ? क्योंकि आप एक टीचर है, बच्चा को बोल रहे कि ये जो लिखा हुआ है ना इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो तुम, तो बच्चा क्या करेगा? सोचेगा। सोचना कहते हैं गहन चिंतन, लिखा हुआ यहाँ पे बोला ना कि इससे आगे जाओ। आगे जाने की बात जब भी आ जाएगा तो बच्चा सोचेगा, और सोचने वाला आपका ऑप्शन बी पर चला जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भाषा अधिगम में चुनौती अवधि वह आयु है, चुनौती बोले तो कोई भी चीज का, वह है जो क्या करता है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं। अकादमिक भाषा जब सीखते हैं ना तो कोई चुनौती नहीं है, कुछ भी सीख सकता है बच्चा। बी है कि जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील है। जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से जब ग्रहणशील है, उस टाइम में बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, क्योंकि उस टाइम में जो वर्ड का आप प्रयोग करिएगा वही वर्ड वह सीख जाएगा। चाहे आप गाली दीजिए, खूब बढ़िया से सीखेगा, लेकिन मीनिंग नहीं जानेगा वो गाली का, है ना। और सी में गलती क्या है? रोक देते हैं। डी में बच्चे सीखना शुरू करते हैं नहीं। आपका अगला प्रश्न, आप लोग भी पढ़िएगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि पढ़िए जरूर। एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। ये बात क्या है भाई? क्या धीमा कर देगा? यह अध्यापिका के विचार से सहमत है? नहीं भाई। क्या यह धीमा कर देगा? नहीं भाई, धीमा नहीं होगा। मतलब आप क्या है? असहमत है, सहमत नहीं है। तो आपका उत्तर बी पर। चल, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। लिखवाए हुए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आप जो भाषा बोल रहे हैं और विद्यालय में जो भाषा पढ़ाई जा रही है उसमें जो अंतर को क्या किया जाना चाहिए बताइए। अनदेखी करिएगा भाई, अनदेखी तो भाई गलत बात बोल दिया। बनाए रखना चाहिए तब तभी गलत हो गया। बढ़ाना चाहिए नहीं। पटना बोले तो पुल बनाना चाहिए। पुल, पटना का पुल नहीं पुल बनाना चाहिए। माने दोनों के बीच में क्या करना चाहिए? एक संबंध बनाना चाहिए। पुल मतलब समझते हैं? पुल क्या करता है? एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि आपका बोली और विद्यालय की बोली को क्या कर रहा है? पुल के माध्यम से जोड़ रहा है। ये पुल बोल करके आपको दिमाग में फंसा दे रहा है, माने जोड़ने का काम कर रहा है। उत्तर कौन जाएगा? तब पटना का पुल हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न। तो कभी भी घर की बोली आए और विद्यालय की बोली आए, उसको क्या करेंगे? पुल बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। मान लीजिए आप ही टीचर है, आप 5वां क्लास के बच्चा का क्या कर रहे हैं? आप आकलन कर रहे हैं।
तो कौन सा तरीका पठन आकलन का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा, बताइए। 4 ऑप्शन है आप लोग के पास, करिए। देखिए फर्स्ट में बोला गलती क्या, श्रुतलेख, सुन करके लिखने वाली बात, ये आकलन का तरीका नहीं है सही, ये बेकार तरीका है। पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, ये सबसे बेटर होता है, वो भी क्या, अपने शब्दों में। आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दे, रहता है ना, तो ये बेटर होता है, सबसे बेटर आपका बी। अब आपका 17 नंबर है, कहता है कि विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया, मैंने 6 महीने के बाद। वह विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ महीनों में उसे मलयालम सीख ली। इस स्थिति के क्रम में क्या हुआ भाई, अपने परिवेश से मलयालम अर्जित किया है। अगर परिवेश से सीख रहे हैं तो अर्जित करना, अगर आप वो चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं ग्रहण करना, दोनों में अंतर लिखवाए थे ना। तो आपका सबसे बेटर ए नंबर। अगला बोला कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है। आप एक टीचर है, बताइए, जो फोटो डालता है उससे बच्चा को क्या लाभ मिलता है, क्या मिलता है, बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेता। इससे होगा क्या, बिना पढ़े हो पाएगा, चित्र देख के समझेगा कि हाँ ये कहानी है, नहीं। सहपाठियों की मदद से पढ़ और सीख सकते हैं। भाई चित्र की बात कर रहा है तो सहपाठी से सीखेंगे। पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगाते हैं। देखिए बुक में जो चित्र दिया जाता है ताकि बच्चा अनुमान जो है वह सही सही लगाए, जो कहानी है उसका अनुमान सही सही लगाए, इसलिए चित्र दिया जाता है। और जिस बुक में चित्र है वह बुक बहुत प्रभावी होता है बच्चों के लिए। बिना चित्र का बुक दे दीजिए, हो गया, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देगा, पढ़वे नहीं करेगा। चलिए अगला है, अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, ठीक है, पढ़ाए। कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगा भाई, अगर आप एक टीचर है, संज्ञा पढ़ाने का सबसे अच्छा विधि। फर्स्ट बोला क्या, संज्ञा की परिभाषा का प्रकार बताएंगे। भाई ये तो अच्छा बात नहीं है, परिभाषा वाली बात तो बच्चा रट जाएगा। पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं के नाम को रेखांकित करेंगे, कहें कि ये देखो, है ना। उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करेंगे, बच्चा खूब अच्छा से समझेगा, बताएगा कि ये प्लेस है ना। तो इस प्रकार से सबसे बेटर होगा आपका। अब जैसा व्याख्या गलत होता है, नहीं, व्याख्या हर जगह गलत नहीं होता है, गलत तो होता है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है क्या करा। अब हमको बताइए सी क्यों नहीं हुआ, संज्ञा की व्याख्या करना और उसके बाद विद्यार्थियों को इसका उदाहरण पूछना। तो पहले ही आप लेक्चर दे दिए, गलत बात। पहले आप कोई चीज को बताइए तब बाद में लेक्चर दीजिए। हाँ, और डी में कहता है कि संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक पूरा करने के लिए कहना। अब भाई ये पूरा करने के लिए करना है, तो ये भी गलत आपका हुआ, सबसे बेटर बी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 18 तारीख आपका गया काम से समाप्त होने वाला है। एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। मैंने कोई भी अनुच्छेद लिखा हुआ है उसका क्या कर रहा है, देख करके अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकास करने का सही तरीका क्या है। आप टीचर हैं, कौन सा सही तरीका होगा। विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना कि अब तुम लोग पढ़ो, तो हो गया ही, भाड़ा टालने वाली बात हो गई। टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदु को नोट करने के लिए कहना। मैंने कोई भी टॉपिक एक अनुच्छेद दे दिए और बच्चा को बोले कि टॉपिक से संबंधित जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है उस बिंदु को तुम लिखो, तो बच्चा खूब सोच सोच के लिखेगा। ये चीज़ हम सर से पूछेंगे, है ना। इसमें सोचने वाली बात है। सी क्यों नहीं हुआ, अपेक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है व्याकरण वाली बात, ठीक है। और डी में क्या गलत है, सर्च इंजन का प्रयोग करें, मैंने गूगल का। तो 1 to 5 के बच्चों को मोबाइल कहाँ से दीजिएगा,
दीजिएगा हो। तो सर्च इंजन बोलते हैं, आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब आपका सर्च इंजन बन गया है। ठीक है, उत्तर आपका बी पर। देखिए सीटेट पास करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हम आपको बार बार कहते हैं रेगुलर एक सेट मार लीजिए, उसका सॉल्यूशन कर लीजिए, और जब सॉल्यूशन करिए तो कुछ ऐसे वर्ड आ रहे हैं, नया नया वर्ड, उसको लिखिए। आप 15 नंबर तो रेगुलर लिखिए। जो ईवीएस जो होता है ना, ईवीएस का 15 नंबर आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको लिखिए खुद से, वो आपका हो जाएगा। और इस तरह से आपका काफ़ी बेटर नंबर आएगा, और सीटेट कोई हार्ड नहीं होता है। देखिए कभी भी पढ़िए मेरे यहाँ, एक और चीज़ बता देते हैं, तो 100+ नंबर टपा के लाना है, कम नहीं लाना है। ये आपको करना है, कैसे करना है आप समझिए, क्योंकि हम सारा रास्ता आपको बता दिए कि ऐसे चलना है। बहुत कम ही मिलेगा ऐसा ऐसा रास्ता, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं जो 2 बार 3 बार लोग फेल हुए हैं और यहाँ आकर के पास हो जाते हैं। तो रास्ता बता दिया गया है, उस रास्ते पर चलिएगा ना। तो जितने लोग पास हुए मेरे यहाँ ना, सारा मेरी बात माने हुए हैं, जो जो चीज़ बोले हैं वो चीज़ किया लोग। तो आप लोगों में भाई सबसे बड़ी कमी है, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो सेट नहीं मारते, ये सबसे बड़ी कमी। कल जो मोबाइल में दिया गया उसको आप लोग नोट नहीं किए हैं। हाँ, तो उसको नोट करना है खुद से, इससे भाई आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ हम गारंटी ठोक के कहते हैं कि कभी भी परेशानी नहीं होगा। जिस रास्ते पर पढ़ाया जा रहा है कि ये चीज़ होगा तो ये उत्तर होगा, हो जाएगा कल्याण। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगी।